सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद के सर के स्पेशल सेशन में। और आज हम करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। आप सभी को सिर्फ यही बताना है कि अभी हम कंटिन्यूअसली जो पीजीटी के राइटर्स हैं, जीआईसी के राइटर्स, उसमें कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि हर हाल में हम 15 तक ये सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लें, ताकि उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय हो कि आप प्रैक्टिस कर सकें, चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो बस यही कहना था। और बस जो डेली टारगेट दिया जाए, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझसे मांग लें। और वैसे मैं अभी बता दे रहा हूं कि आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कल की डेट में हम करेंगे वाल्ट व्हिटमैन को। तो ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा इस तरह से, अमेरिकन और ब्रिटिश। फिर उसके बाद से जो उसके अगला दिन है, यानी नर्सों का दिन, शायद उस दिन संडे रहेगा, तो हो सकता है उस दिन क्लास ना चले। तो अगर जो मंडे को हम क्लास लेंगे, मंडे वाले दिन आपका फिर क्या होगा कि जितने भी इंडियन राइटर्स हैं उनको हम मिक्स वे में क्लास लेंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। अगर एक लेक्चर में हो गए तो ठीक है, अदरवाइज हम एक और लेक्चर ले लेंगे। तो मैक्सिमम 2 लेक्चर, या जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम देखेंगे एज पर सिचुएशन। तो 2 लेक्चर जा सकता है तो 2 लेंगे। तो इस तरह से इंडियन राइटर्स 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक बच रहा है जो आप लोग कह रहे थे जीआईसी में, प्योर जीआईसी वाले में, वो है टेड ह्यूक्स। तो टेड ह्यूक्स की यदि क्लास नहीं हुई है तो फिर टेड ह्यूक्स का कर देंगे। तो 15 तक हमारा टारगेट है। वी विल कंप्लीट एंड देन आफ्टर दैट यू ऑल हैव टू रिवाइज। ठीक है, फिर अगर हमें कुछ लगेगा, जैसे एग्जाम पास में आ गया, जब 2-4 दिन बचेगा, तो फिर अगर आप लोग के लिए हम देख लेंगे, कुछ आप लोग के लिए कुछ किया जा सकता है, दैट विल सी। बस इतना है। चलिए, तो अभी चूंकि हमें 5:30 बजे से क्लास उसकी भी स्टार्ट करनी है, तो हम मैक्सिमम जो है उसकी क्लास को 5 से 10 मिनट और टाल सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास को आधा घंटा लगातार लें। और आप लोग, बेहतर होगा कि अभी आप में से कोई उस ग्रुप में मैसेज डाल दे कि आपकी क्लास जो है 5:45 पे चलेगी। कैन एनी वन send a message in the TGT group that their classes will begin at 5:45। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। इन विच ईयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? किस ईयर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था? तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कुछ बिगनिंग के। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। उसका आंसर होगा 1874। 1874। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके जी, लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन। तो इन विच ईयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बॉर्न? तो इसका हो जाएगा 1874। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका कहाँ जन्म हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाइफ फादर विलियम प्रेकॉस प्रेकॉट प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर? इनके पिताजी जो हैं, उनका क्या प्रोफेशन था? ये कई बार पूछता है एग्जाम में। तो उनके पिताजी जर्नलिस्ट एंड टीचर थे। ओके। वेयर डिड फ्रोस्ट फैमिली मूव आफ्टर हिज फादर डेथ इन 1885? जब इनके पिताजी की डेथ हो गई तो फ्रोस्ट की फैमिली जो है कहाँ मूव हुई? तो फिर उसके बाद इनकी फैमिली जो है लॉरेंस मैसाचुसेट्स चली गई। आगे बढ़ते हैं। विच यूनिवर्सिटी डिड फ्रॉस्ट अटेंड फॉर ओनली 2 मंथ्स बिफोर ड्रॉपिंग आउट? कौन सी यूनिवर्सिटी इन्होंने 2 महीने के लिए सिर्फ ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद ड्रॉप आउट कर दिया? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? उस कॉलेज का नाम क्या है भाई? तो उस कॉलेज का नाम है डार्ट माउथ कॉलेज। ठीक है। व्हाट वाज फ्रोस्ट फर्स्ट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन आफ्टर लिविंग कॉलेज? फ्रोस्ट का पहला प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्या था जब इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया?
तो कॉलेज छोड़ने के बाद क्या किया? तो एक टीचर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जवाब आप लोग दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1894 फ्रोस्ट सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम। पहला पोएम इन्होंने सोल्ड किया था इन्होंने 1894 में, जिसका नाम है माई बटरफ्लाई एंड एलजी। तो बताइए किस पब्लिकेशन को इन्होंने सोल्ड किया था माई बटरफ्लाई एंड एलजी? बहुत अच्छा जवाब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट, द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी डिड फ्रोस्ट अटेंड फ्रॉम 1897 टू 1899? पता है किस यूनिवर्सिटी को इन्होंने अटेंड किया था? ये आप लोग बताइए। बट लीव विदाउट अ डिग्री, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए और बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिए। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया का बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। विच रिलेटिव परचेज अ फार्म इन डेरी न्यू हैम्पशायर फॉर रॉबर्ट फ्रोस्ट? बताइए रॉबर्ट फ्रोस्ट के लिए किस रिलेटिव ने एक फार्म परचेज किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। किसने खरीदा था? तो हिज ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर ने ही खरीदा था इनके लिए एक फार्म। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डिड फ्रॉस्ट वर्क ऑन द न्यू हैम्पशायर फार्म बिफोर रिटर्निंग टू टीचिंग? अच्छा, हैम्पशायर पे कितने घंटे तक, कितने समय तक काम किया, कितने सालों तक इन्होंने काम किया वहां पे, फार्म पे? तो 9 ईयर्स, 9 ईयर्स इन्होंने काम किया था। इन 1912 फ्रोस्ट सेल्ड विद हिज फैमिली टू विच कंट्री? ये अच्छा क्वेश्चन है। 1912 में फ्रोस्ट सेटल हो गए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, किस कंट्री में? ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए किसी दूसरी कंट्री में चले गए। तो फिर ये कहाँ चले गए? ग्रेट ब्रिटेन में चले गए। Who was the influential American expatriate who helped promote Frost's work in London? बताइए कौन है अमेरिकन जिसने इनके वर्क को लंदन में हेल्प किया, प्रमोट किया, उसका नाम बताइए। तो वही भैया एक ही रह गए, यही सबको सपोर्ट करते हैं, इनका जन्म ही हुआ था सबको सपोर्ट करने के लिए। एजरा पाउंड, टीएस इलियट के गुरु हैं, डब्ल्यू बीट्स को भी हेल्प करते हैं, इनको भी कर रहे हैं। Which British poet became one of the Frost's closest and was influenced by him to write poetry? कौन ब्रिटिश पोएट है जो इनका क्लोजेस्ट था और साथ ही साथ इनसे इन्फ्लुएंस भी था? उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है एडवर्ड थॉमस। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द फ्रोस्ट फैमिली लिव इन इंग्लैंड बिफोर रिटर्निंग टू द यूएस इन 1915? बताइए कहाँ रहते थे फिर उसके बाद से जो है फ्रोस्ट फैमिली जो है इन इंग्लैंड बिफोर, ये 1915 में फिर अमेरिका चले आए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो उससे पहले कहाँ रहते थे? यस, तो बहुत अच्छा, बीकोन्स फील्ड एंड ग्लूकोस्टर शायर। हाउ मेनी पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसीव? कितनी इन्होंने टोटल पुलित्जर प्राइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा आता है। तो इन्होंने टोटल जो पुलित्जर प्राइज है वो पाई थी 4। पोइट्री में किसी को भी ये मैक्सिमम मिला था। एट विच यूएस प्रेसिडेंट्स इनॉग्रेशन डिड रॉबर्ट फ्रोस्ट साइट अ पोएम? बहुत बड़ी बात है। कोई जो प्रेसिडेंट था यूएस का, जब वो पहला दिन उसने ज्वाइन किया, इनॉग्रेट किया, ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट को मौका मिला था उस अकेजन पे, तो इन्होंने एक पोएम गाया था, एक रिसाइट किया था पोएम। नाम क्या है? यस, गिफ्ट आउटराइट नाम है उस पोएम का। और ये थे जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंट का नाम था जॉन एफ कैनेडी। तो बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। विच पोएम डिड फ्रोस्ट रिसाइट फ्रॉम? ये भी बहुत आसान है।
द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाई, किस साल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ हो गई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 1963 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लिटरेरी करियर स्टाइल पे देखते हैं। तो ये बेसिक लेवल की जो चीजें थी काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सब ध्यान रखना है भाई। ऑलरेडी हमने बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश की है कि मैक्सिमम चीजों को कवर कर लें जो आपके लिए जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री, बताइए। ये बेस्ट नोन किस चीज को लिए अक्सर कई बार एग्जाम में आता है कि ये बताइए कौन सा ऐसा राइटर है जो न्यू इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू इंग्लैंड क्या है? ये न्यू इंग्लैंड अमेरिका में ही प्लेस है जिसको ये जो है डिस्क्राइब करते हैं अपनी पोएट्री में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉस्ट इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज कमांड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्पीच। इनके स्पीच में एक बहुत ही जो है स्टाइल थी, कमांड थी, और वो क्या कमांड थी? तो ये अपनी स्पीच में अमेरिकन कोलोक्वियल स्टाइल यूज करते थे, और इसकी वजह से जो है ये बहुत हाईली इसके लिए रिगार्ड किए जाते थे। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ फ्रॉस्ट फर्स्ट बुक? फ्रॉस्ट के पहली बुक का टाइटल क्या था? फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री, जो कि लंदन में जो है 1913 में पब्लिश हुआ था। नाम बताइए। तो उसका नाम है बॉयस विल। बहुत ही फेमस है बॉयस विल। आगे बढ़िए। इन 1914 कलेक्शन स्टैब्लिश फ्रॉस्ट एज अ मेजर पोएट। ठीक है, 1914 का जो कलेक्शन आया था उन्होंने फ्रॉस्ट को एक मेजर पोएट के रूप में स्टैब्लिश किया। उस कलेक्शन का नाम क्या है? तो उसका नाम है नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नॉर्थ ऑफ बोस्टन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स वन फ्रॉस्ट हिज फर्स्ट प्रिजर प्राइज? ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला वॉल्यूम का नाम बताइए जिससे इनको फर्स्ट प्रिजर प्राइज मिला था। तो उसका नाम क्या? न्यू हैम्पशायर। आगे बढ़िए। फ्रॉस्ट पोएट्री फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको फ्रीक्वेंटली एग्जामिन करती है? तो कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल जो थीम है वो इनकी पोएट्री बार बार दिखाने की कोशिश करती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉस्ट साउंड ऑफ सेंस थ्योरी, जो साउंड ऑफ सेंस थ्योरी देते हैं, ये किससे रिफर करता है? तो ये रिफर करता है द टोन ऑफ वॉइस इन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में था, ये भी बहुत जरूरी चीजें थी जो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हर पोयम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं, एक दो जो आपको जानने हैं। तो ये आपको बस रिमाइंड करना है। आप बहुत से कुछ पोयम को तो जानते ही नहीं है, तो उनमें आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन कम से कम जो मेन चीज है वो समझ में तो आपके आएगी। बस ध्यान से इसको सुनना है अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो। प्रेमलता क्लास में है? प्रेमलता का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, बाकी लोग का तो आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़िए। मेंडिंग वाल इज फेमस फॉर विच ऑफन कोट? मेंडिंग वाल का एक बहुत ही फेमस कोट है और इसके लिए हमेशा आता है ये एग्जाम में। तो गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन मेंडिंग वाल? मेंडिंग वाल में मेन एक्टिविटी क्या है जो टेक प्लेस करता है? तो यहाँ पे जो दो नेबर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो है एक वॉल का रिपेयर कर रहे हैं दोनों घरों के बीच में। ठीक है, टू नेबर्स रिपेयरिंग अ स्टोन वॉल इन स्प्रिंग। ठीक है। द रोड नॉट टेकन, ये देखिएगा, द रोड नॉट टेकन। इसमें जो है, अब ये आपने देख लिया, इससे मेंडिंग वाल समझ गया ना, वाल को मेंड कर रहे हैं यानी रिपेयर कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर वाल सही रहेगा, मजबूत रहेगा, तो उनके बीच में संबंध भी अच्छे रहेंगे। द रोड नॉट टेकन द स्पीकर स्टैंड एज अ फोर्क इन द वुड्स ड्यूरिंग विच सीजन? ठीक है, तो रोड नॉट टेकन की बात करते हैं, किस सीजन की कहानी है ये?
तो ये जो है आप जल्दी से आप लोग बताएंगे फास्ट। ये ऑटम सीजन की बात हो रही है, ऑटम सीजन। ठीक है। द स्पीकर इन रोड नॉट टेकन चूजेस द रोड दैट वाज। स्पीकर रोड नॉट टेकन में एक रोड चुनता है, बताइए कौन सा रोड चुनता है जो सबसे ज्यादा चली गई है। मोस्ट ट्रेवल, ग्रासी एंड वांटेड, ग्रासी या जिसको कोई नहीं जा रहा है, पेव्ड एंड क्लियर जो क्लियर है, और लीडिंग बैक होम जो उनको घर की ओर वापस ले जाती है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा ग्रासी एंड वांटेड बियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रासी मेन वर्ड है जिसको पकड़ना है आपको। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन इज अ नरेटिव पोएम प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। डेथ ऑफ द हायर्ड मैन जो है एक नरेटिव पोएम है, और ये प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ है। क्या ये मोनोलॉग है, डायलॉग है, लेटर्स है, थर्ड पर्सन डिस्क्रिप्शन है? तो ये वास्तव में डायलॉग है। ये दो लोगों के बीच में डायलॉग है, बिटवीन मैरी एंड वारेन, बिटवीन मैरी एंड वारेन। द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, हाउ डच वारेन डिफाइन होम। यहाँ पे जो वारेन है होम को डिफाइन करता है, तो कैसे डिफाइन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो होम को डिफाइन करते हैं एक ऐसे प्लेस के रूप में वेयर यू हैव टू गो देयर, दे हैव टू टेक यू इन। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू सिलास एट द एंड ऑफ डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। सीलस के साथ क्या होता है, या साइलस आप पढ़ लीजिए, साइलस के साथ क्या होता है इस प्ले के एंड में, इस पोयम के एंड में क्या होता है साइलस के साथ? यस, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। ही इज फाउंड डेड, उसे मृतक पाया जाता है। चलिए, तो ये पोयम हो गया। इसमें अगर आपने देखा तो तीन कैरेक्टर आपको दिखाई पड़े, डायलॉग बिटवीन मैरी एंड वारेन, फिर साइलस नाम का कैरेक्टर एंड में डेथ, उसको मरा हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो ये है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बर्चेज पोएम की ओर चलते हैं। इससे दो क्वेश्चन है। इन बर्चेज द स्पीकर, ये तो आप लोगों ने एलटी ग्रेड में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन बर्चेज द स्पीकर कंपेयर्स द बेंट ट्रीज टू। बेंट ट्रीज को किससे कंपेयर करते हैं? तो ये बहुत अच्छा, ये आप लोगों ने बड़ी अच्छे से पढ़ाया भी था जब ये आया था। तो ये बी वाले से कि गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज थ्रोइंग देयर हेयर ओवर देयर हेड्स। ठीक है, बहुत बार आप गर्ल्स को देखे होंगे अपने हेयर को पीछे की ओर, अपने मतलब आगे से पीछे की ओर भेजती हैं अपने हेड से। ठीक है, और स्पेशली सुखाने का जब वो प्रयास करती हैं अपने बालों को, तब। व्हाट डज द स्पीकर इन बर्चेज विश टू डू व्हेन ही इज वीरी ऑफ कंसिडरेशन। जब वो वीरी ऑफ कंसिडरेशन हो जाता है, तो बताइए उस समय स्पीकर जो है क्या करता है? बर्चेज में क्या सोचता है, क्या विश करता है? तो ये विश करता है कि एक बर्च की ट्री पे ये क्या करे, क्लाइम कर दे और हेवन की ओर जाए। बहुत ही फिलोसफिकल यहाँ पे थीम है कि वो क्लाइम करेगा, तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो हेवन की ओर चला जाएगा, यानी इस दुनिया से मुक्त होना चाहता है बर्चेस ट्री पे जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द पोएम आउट आउट। ये जो आउट आउट पोएम है, ये कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही फेमस लाइन है मैकबेथ की, वहां से लिया गया है। शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, वहां पे ये लाइन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रेजिक इवेंट इन द पोएम आउट आउट। आउट आउट में मेन ट्रेजिक इवेंट क्या है? तो अ बॉयज हैंड इज कट ऑफ बाय अ बच्चा। यस, अब इसके भी दो क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं फायर एंड आइस, इसके तीन क्वेश्चन हैं। फायर एंड आइस इज अ पोएम अबाउट। फायर एंड आइस वास्तव में पोएम किस चीज के बारे में है? तो ये पोएम है द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी से है कि द फायर एंड आइस द पोएट एसोसिएट फायर विद। फायर को पोएट किससे कनेक्ट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फायर को कनेक्ट करता है डिजायर से। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है आइस को किससे कंपेयर करता है? बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो आइस को कंपेयर करता है हेड से। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये बहुत ही फेमस पोएम है। इसके तीन क्वेश्चन हमने लिए हैं। बताइए ये किस स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया?
तो ये रुबियात स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है, AABA का पैटर्न यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन स्टॉपिंग बाय ओड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग व्हाई इज हार्स कंफ्यूज। हार्स को अचानक जो है पोएट स्पीकर एक जगह खड़ा कर देता है, तो हार्स कंफ्यूज है। हार्स क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि इनको अक्सर ये फार्म हाउस पर रुकते थे, लेकिन आज नहीं रुके हैं, तो दे हैव स्टॉप्ड आउट ऑफ फार्म हाउस। ये फार्म हाउस वहां नहीं है जहां उतरे हैं, तो इस बात से वो कंफ्यूज है। ऐसा क्यों हुआ? द फेमस क्लोजिंग लाइन ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। बताइए, जो फेमस लाइन है, जो नेहरू नेहरू जी की डेथ हुई थी तो उनके भी टेबल पे पाई गई थी, और हम सब लोग की ये बड़ी बड़ी फेमस लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड ग्रीन। क्या ये है? नो। जो लास्ट लास्ट की लाइन है, जो मेजर है, एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पिकिंग, अब आफ्टर एप्पल पिकिंग की ओर चलते हैं। इनसे लगातार 2 क्वेश्चन हैं। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है क्वेश्चन आप सभी के लिए। यहाँ ध्यान दें, एप्पल पिकिंग किस चीज के थीम को दिखाता है? तो ये एग्जॉस्टन एंड द ट्रांजिशन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इसको दिखाता है। आफ्टर एप्पल पिकिंग द स्पीकर मेंशंस अ पेन ऑफ ग्लास विच इज एक्चुअली, पेन ऑफ ग्लास की जो बात करता है आफ्टर एप्पल पिकिंग में, ये है क्या? तो ये वास्तव में क्या है? सीट ऑफ आइस फ्रॉम अ वाटर थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू स्टैम्प्स इन मड टाइम, इससे भी 2 क्वेश्चन है। जो टू ट्रैम्प्स, ट्रैम्प समझते हैं आवारा, तो टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, इसमें क्या है? फोकसेस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है द वर्क फॉर नीड एंड वर्क फॉर लव। आगे बढ़ते हैं। इन टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम में आपको स्पीकर इज इंटरप्टेड विद वाइल। स्पीकर जो है क्या कर रहा था जब वो इंटरप्ट हो गया? कहाँ पे था वो? क्या कर रहा था जब वो इंटरप्ट कर दिया गया? तो वो चॉपिंग वुड कर रहा था। यस, आगे बढ़ते हैं। द ओवन बर्ड, अब हम एक एक क्वेश्चन एक एक पोयम से करेंगे, कहीं पे जरूरत पड़ी 2 करेंगे। जो ओवन बर्ड है, ये सोनेट है। किस चीज पे सोनेट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सोनेट किस पे है? तो ये सोनेट है मिड समर एंड व्हाट टू मेक ऑफ अ डिमिनिशिंग थिंग। डिजाइन इज अ सोनेट दैट क्वेश्चन, डिजाइन भी एक सोनेट है जो क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन करता है? द प्रेजेंस ऑफ अ मैलीवेलेंट और इंडिफरेंट क्रिएटर इन नेचर। ठीक है, नेचर में कोई एक इंडिफरेंट क्रिएचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 3 मेन इमेजेस इन डिजाइन आर, डिजाइन में 3 इमेजेस आपको दिखाई पड़ते हैं, वो 3 इमेजेस कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान रखिए, 3 इमेजेस कौन कौन से हैं? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या है? द व्हाइट स्पाइडर, अ व्हाइट स्पाइडर, अ हील ऑल फ्लावर एंड अ मोथ। ठीक है, ये वाला जो है आपका आंसर होगा। हैव ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट प्लेसेस डिस्क्राइब अ फीलिंग ऑफ, डेजर्ट प्लेसेस में किस तरह की फीलिंग है? बहुत बेहतरीन, हर पोयम को किसी न किसी तरीके से हमने कवर किया। तो लोनलीनेस, लोनलीनेस की फीलिंग है। और बताइए, लोनलीनेस एंड द बैंकर्स वाइटनेस विद इन द सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। द गिफ्ट आउटराइट इज अ पोयम अबाउट, ये तो तुरंत बता देंगे। गिफ्ट आउटराइट जो है वास्तव में पोयम किस पे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो अमेरिकन पे है, अमेरिकन हिस्ट्री एंड पीपल्स डिवोशन टू द लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके जो है राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ना जो है इसको गाया जाता है। होम बरियल, होम बरियल जो पोएम है, डिपिक्ट द ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप फॉलोइंग। बताइए किस प्रकार के रिलेशनशिप के डाउन ब्रेक डाउन को दिखाता है ये? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द डेथ ऑफ
जल्दी से बताइए। तो द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, उसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है उसको दिखाता है। प्रोवाइड प्रोवाइड इज अ पोएम विद अ टोन ऑफ, प्रोवाइड प्रोवाइड जो पोएम है ये किस टोन के साथ है, ये आएंगे नहीं। अब जो आप पढ़ रहे हैं ना बस इसके बारे में, लेकिन बेसिक आइडिया जो मेन मेन चीजें हैं वो हम कोशिश किए अपने तरफ लाने का। तो ये एक तरह से सिनिकल एंड हार्श एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अबाउट सिक्योरिटी इन ओल्ड एज। ये ओल्ड एज पे बेस करके पोएम है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक्वेंटेड विद द नाइट इज सेटिंग, जो एक्वेंटेड विद द नाइट पोएम है ये इसकी सेटिंग क्या है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो सिटी एट नाइट, इसकी सेटिंग है अ सिटी एट नाइट। आगे बढ़ते हैं। इन एक्वेंटेड विद द नाइट द स्पीकर डिस्क्राइब, स्पीकर इसमें क्या डिस्क्राइब करता है एक्वेंटेड विद द नाइट में। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये डिस्क्राइब करता है हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड कौन है, फ्रेड है, और उसकी पत्नी को सुनाया यहाँ दिखाया जा रहा है। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे है। अक्वेंटेड विद द नाइट द स्पीकर डिस्क्राइब, इसमें स्पीकर क्या डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है, वॉकिंग पास्ट एंड द सिटी लिमिट, ठीक है, एंड हीरिंग अ क्राई, बहुत सही। तो इसका आंसर होगा 55 का बी, ठीक है। 56 का आंसर होगा आपका कि द वेस्ट रनिंग ब्रुक इज अ डायलॉग बिटवीन, ये किसके किसके बीच में डायलॉग है, तो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में डायलॉग है। हस्बैंड का नाम है फ्रेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रुक इन वेस्ट रनिंग ब्रुक, ये जो पोएम है वेस्ट रनिंग ब्रुक, तो उसमें ब्रुक यूनिक क्यों है, ये अलग क्यों है भाई, इस ब्रुक को अलग क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रन्स वाइल, इट रन्स वेस्ट वाइल ऑल अदर्स रन ईस्ट, ये वेस्ट की ओर बहती है, बाकी जितने हैं सब ईस्ट की ओर बहते हैं। तो इस वजह से जो है ये थोड़ी सी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव इज अ लेट पोएम, ये एक लेट पोएम है दैट इनवाइट द रीडर टू, जो रीडर को इनवाइट करती है। डायरेक्टिव पोएम क्या रीडर को इनवाइट करती है, तब रीडर जो क्या करे, फाइंड अ सोर्स आर स्पिरिचुअल होलनेस इन द रूइंड पास्ट, जो आपका पास्ट रूइन हो गया है आप उसमें कैसे सोलोस या सोलेस पा सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल होलनेस पा सकते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 59 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रोस्ट पोएम, इसमें बताइए कौन सा ऐसा एक कलेक्शन है जो फ्रोस्ट के पोएम का कलेक्शन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई लोगों से जोड़ के बनाया गया है, तो बताइए भैया इसमें फ्रोस्ट साहब का कलेक्शन क्या है, तो उसका नाम है अ विटनेस ट्री, बाकी सारे अलग अलग लोग हैं। द पोएम चूज समथिंग लाइक अ स्टार, ये जो चूज समथिंग लाइक अ स्टार है ये एडवाइस करता है ह्यूमंस टू फाइंड, ये ह्यूमंस को क्या प्राप्त करने के लिए एडवाइस करता है, तो एडवाइस करता है स्टेबिलिटी एंड स्पीड फास्टनेस इन द फेस ऑफ चेंज, ये होना ही चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टीड फास्टनेस होनी चाहिए, जो आपने सोच लिया फिर वो करेंगे आप, ऑनेस्ट होंगे अपनी बातों के लिए, अपने विचारों के लिए, चाहे जितना चेंज आए, चाहे जितनी परिस्थितियां बदले। इन द फेस ऑफ चेंज का मतलब विपरीत परिस्थितियां बदलती जाएंगी, लेकिन आपको अपनी बात से पीछे नहीं हटना है। चलिए अब इनके प्लेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े अच्छे हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फ्रोस्ट 1945 कॉमेडी प्ले, 1945 में इन्होंने एक कॉमेडी प्ले लिखा था, तो उसका टाइटल क्या है, तो उसका टाइटल है द मास्क ऑफ रीजन। आगे बढ़ते हैं। अब मास्क ऑफ रीजन इज प्रेजेंटेड एज अ कंक्लूडिंग चैप्टर टू विच बिब्लिकल वर्क, बताइए किस बिब्लिकल वर्क के कंक्लूडिंग चैप्टर के रूप में इसको लिया गया है, तो कौन है, बुक ऑफ जॉब, जो जॉब है उसके बाद इन अ मास्क ऑफ रीजन फ्रोस्ट अटेम्प्ट टू, मास्क ऑफ रीजन में फ्रोस्ट क्या अटेम्प्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा है, तो जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन। आगे बढ़ते हैं। द प्ले अ मास्क ऑफ रीजन फीचर्स विच कैरेक्टर, इसमें कौन सा कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ता है मास्क ऑफ रीजन में, जल्दी से बताइए ये किस कैरेक्टर, तो जॉब की कहानी है, जॉब
जो करेक्टर है उसकी वाइफ है और गॉड है, उनके बीच में जो है ये कहानी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फ्रोस्ट 1947 कंपेनियन प्ले? जो मास्क ऑफ रीजन का कंपेनियन प्ले, इसका सिक्वल आता है, उसका टाइटल क्या है? तो उसका है मास्क ऑफ मर्सी। मास्क ऑफ मर्सी। आगे बढ़ते हैं। फ्रोस्ट लेट वैल्यू, जिसका नाम है स्टीपल बुश, ये किस लिए नोट किया जाता है, किस लिए फेमस है? अच्छा क्वेश्चन है। Who will give the answer? इसका आंसर इज फोकस ऑन साइंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप सबसे लास्ट में जो कोट्स हैं उनकी ओर चलते हैं और देखते हैं। फ्रोस्ट फेमसली सेड, इन्होंने बहुत ही फेमसली बोला था कि राइटिंग फ्री वर्स इज लाइक, चूंकि ये फ्री वर्स के बहुत बड़े मास्टर माने जाते थे। तो अब बताइए, राइटिंग फ्री वर्स इज लाइक प्लेइंग टेनिस, किसके साथ टेनिस खेलना है? ठीक है, बताइए भाई। द विद द नेट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रोस्ट डिफाइंड अ पोयम एज बिगिनिंग इन डिलाइट एंड एंडिंग। जो जो फ्रोस्ट हैं ये पोयम को डिफाइन करते हैं एज बिगिनिंग इन डिलाइट एंड एंडिंग इन, जो कि डिलाइट में बिगिन होता है और एंड किस में होता है? विजडम। पोयम के बारे में बहुत अच्छा डेफिनेशन ये देते हैं। पोयम हमेशा डिलाइट से शुरू होगी और एंड में जाएंगे तो कोई ना कोई आपको ज्ञान मिलेगा। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू बी बेटर। बहुत बेहतरीन है। अर्थ को ये कहते हैं कि राइट प्लेस है लव करने के लिए, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ एक्चुअल में जाना चाहिए फॉर बेटर लव के लिए। तो बताइए कहाँ से लाइन है, कहाँ से लिया गया है? ये बर्चेज की लाइन है, बहुत ही फेमस है, ये बर्चेज की लाइन है। आगे बढ़ते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये तो सबको पता है, बट आई प्रोमिस टू कीप, तो स्टॉपिंग बाय वुड्स की लाइन है। आगे बढ़ते हैं। बट आई वॉज गोइंग टू से when tooth broke in with all her matter of fact about the ice storm। आइस स्टॉर्म की बात ये करते हैं 71 में, और ये किसकी कहां से लिया गया? तो ये बर्चेस से लिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। वन वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। तो ये भी आप सभी को पता है। वन जो है ये लाइन जो है किस पोएम को जो है एंड करती है? 72। तो ये फिर बेहतर लाइन ये बर्चेज की ही लाइन है, क्योंकि इसमें बर्चेज आ ही गया है तो ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। वन कुड डू वर्स, ये कह रहे हैं कि बर्चेज पे जो है स्विंगर बनने से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इससे खराब ही करेंगे। टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। ये देखो, लेस ट्रेवल्ड बाई, कई बार यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पकड़ा, तो उसको पकड़ा जो कम ट्रेवल किया गया था, तो ये रोड नॉट टेकन का है। आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम एंड लेबर नोज, कहाँ पे लाइन है ये? द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम एंड लेबर नोज, तो ये मूविंग की लाइन है, मूविंग। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइट पोएम, सॉरी, विच पोएम कंटेन्स द लाइन, किस पोएम में नई लाइन मिलती है कि वी लव द थिंग्स वी लव फॉर व्हाट दे आर? तो ये है आपका जो है हाइला ब्रुक। ठीक है, तो ठीक है, बहुत से आप क्वेश्चन के जवाब नहीं जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि आज की क्लास में आपने सारे 75 क्वेश्चन जो मैं लेकर आया था कर लिया, और हर 75 क्वेश्चन में से आप कह सकते हैं कि जो 70 क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन आप हो सकता है छोड़ने लायक हो, लेकिन हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ जानकारी लेके आ रहा था, और बहुत ढेर सारे पोएम्स आपने करने की कोशिश की है, बहुत बड़ी बात है। अब आपको रिवाइज करना है, नोट्स आपके पास ही है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो हमने सारे करा दिए। बहुत आप लोग को याद भी आ रहे होंगे, कुछ पोएम आपने नहीं पढ़े हैं, कभी पहले नहीं पढ़ा इसलिए नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं।
और उनसे भी रिलेटेड हमने मेजर फैक्ट्स करवा दिए। अब आप जाके उन पोएम के बारे में बेसिक आइडिया ले लीजिएगा नोट से। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी को आज के लिए गुड डे। आप सभी जो है, सबसे बड़ी बात, आप सभी ने सहयोग किया। सभी आप जगे रहे। मैं आज 4:30 बजे नहीं उठ पाया, नॉर्मली उठ जाता हूँ 4 बजे, 4:15 बजे के आसपास तक, लेकिन आज नहीं उठ पाया। अलार्म भी मैं नहीं लगाया था, और मैडम भी थोड़ा सहयोग करती हैं, एंड टाइम पे जल्दी जल्दी बार बार उठा देती हैं, तो फिर उठ जाते हैं। आज वो भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि बेहतर कोशिश है। जब से हमने आया हमने कोशिश की, और आप लोग बहुत बढ़िया करिए। अब ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, और आप लोग फिर जो है आपके रिकॉर्डिंग के साथ वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।